तो जो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन की जो स्कैटरिंग हो रही है, तो ये जो स्कैटर्ड जो न्यूट्रॉन्स हैं वो पोलर एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकली स्कैटर होते हैं, यानी जो इंसिडेंट डायरेक्शन है उसके अबाउट सिमेट्रिकली स्कैटर होंगे। इस वजह से जो स्कैटर्ड वेव है हमारी वो फाई पर डिपेंड नहीं करती। सिमेट्रिकल होने की वजह से किसी भी एंगल में डायरेक्शन में हम फाई एंगल ले लें, सेम एंगल पर सेम रिजल्ट्स होंगे, तो फाई पर डिपेंडेंस नहीं होती। इस वजह से हम जो हमारा वेव फंक्शन है साई आर थीटा फाई, इसको हम लिख सकते हैं साई आर थीटा, क्योंकि ये फाई पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अब हम जो हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1, उसको बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स हम रेडियल पार्ट सेपरेट करेंगे उसमें से। ये चीज़ हम न्यूट्रॉन के केस में कर चुके हैं, और जो हमारा रिजल्ट आता है वो इक्वेशन 2 के फॉर्म में आता है, ये आप वहाँ देख सकते हैं न्यूट्रॉन के केस में, वेयर यू आर जो रेडियल वेव फंक्शन है हमारा यू आर, एल हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो सिस्टम है हमारा, अभी हम बाद में इसको एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 लेनी है, 1 लेनी है, क्या लेनी है, तो अभी हम एल का यूज़ करके चलेंगे। तो यू एल आर इज इक्वल टू आर साई आर। ठीक है, जब स्कैटरिंग होती है तो जो स्कैटरिंग सेंटर है हमारा प्रोटॉन्स, वहाँ से जैसे जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन के नज़दीक आएगा इन द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, तो उसकी स्कैटरिंग होगी, रेंज से बाहर से निकल जाएगा तो विदाउट स्कैटरिंग के निकल जाएगा, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स की रेंज में जैसे आएगा उसकी स्कैटरिंग होगी ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स। और जो हमारा सेंटर है स्कैटरिंग सेंटर यानी प्रोटॉन, उससे लार्ज डिस्टेंस पर द न्यूक्लियर पोटेंशियल टेंड्स टू बी 0, यानी लार्ज डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल है वो 0 होगा। हम सभी जानते हैं जो न्यूक्लियर फोर्स है उसकी रेंज शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। तो ये इक्वेशन 2 है हमारी, इसका जो असिम्प्टोटिक सॉल्यूशन है, असिम्प्टोटिक मतलब अनंत स्पर्शी, ये आपने मैथमेटिक्स में ये टर्म पढ़ी होगी, तो इसका जो सॉल्यूशन है इक्वेशन 2 का वो इस फॉर्म का आता है, यू एल आर इज इक्वल टू साइन के आर माइनस एल पाई बाई 2 प्लस डेल्टा एल। यहाँ पर जो डेल्टा एल है वो फेज शिफ्ट है, स्कैटरिंग की वजह से जो इंसिडेंट वेव है और जो स्कैटर्ड वेव है उसमें एक फेज डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, दैट फेज डिफरेंस इज डेल्टा एल, वेयर डेल्टा एल इज कॉल्ड स्कैटरिंग फेज शिफ्ट। तो जो हमारा कंप्लीट वेव फंक्शन है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारा ये स्कैटरिंग सेंटर है, इधर से न्यूट्रॉन बीम आ रही है और इस साइड में हमारा डिटेक्टर लगा हुआ है, तो जरूरी सारे न्यूट्रॉन्स इससे स्कैटर हों, कुछ न्यूट्रॉन्स ऐसे होंगे जो रेंज से बाहर से जाएंगे वो डायरेक्टली पास हो जाएंगे विदाउट स्कैटर्ड, और कुछ स्कैटर होके स्कैटर्ड वेव मिलेगी हमें। तो हमारा जो डिटेक्टर है दोनों को डिटेक्ट करेगा, तो जो टोटल वेव फंक्शन होगा उसमें इंसिडेंट वेव भी होगी और स्कैटर्ड वेव भी होगी, यानी यहाँ पर जो हमारा डिटेक्टर लगा होगा वो इंसिडेंट वेव को भी डिटेक्ट करेगा और स्कैटर्ड वेव को भी डिटेक्ट करेगा। तो जो हमारा टोटल वेव फंक्शन है दैट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ इंसिडेंट वेव फंक्शन प्लस स्कैटर्ड वेव फंक्शन। जो हमारा इंसिडेंट वेव फंक्शन है उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं e⁻⁰ k डॉट r, और जो स्कैटर्ड वेव फंक्शन है, स्कैटर्ड वेव का जो वेव फंक्शन है साई एस सी, उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे f थीटा e⁻⁰ डॉट k डॉट r अपॉन r। यहाँ जो f थीटा है वो स्कैटर्ड वेव का एम्पलीट्यूड कहलाता है इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो अपॉन r लगाया है, ये जब भी कोई स्फेरिकल वेव होगी, जहाँ भी आप स्फेरिकल वेव देखेंगे वहाँ पर अपॉन में r जरूर आएगा। ये शो करता है कि जो स्कैटर्ड वेव है हमारी कैसी है, स्फेरिकली सिमेट्रिक वेव, स्फेरिकल वेव्स सेंटर से एमिट हो रही है।
यानी जो हमारा स्कैटरिंग सेंटर है ये, इसके चारों ओर स्फीयर के रूप में वेव्स जनरेट होंगी, स्कैटर्ड वेव्स। तो यहाँ पर साई INC वन इनकमिंग, ये इनकमिंग वेव हो गई यानी इंसिडेंट प्लेन वेव हो गई। साई SC ये स्कैटर्ड वेव हो गई। और F थीटा इज कॉल्ड द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा। Hence, after scattering, the total wave function is a superposition of plane wave जो हमारी इंसिडेंट वेव थी एंड स्फेरिकल वेव जो स्कैटरिंग के बाद प्रोड्यूस हुई, एज गिवन बाय इक्वेशन 4। जो अभी इक्वेशन 4 बताई थी उसमें दोनों जो टोटल वेव फंक्शन है वो दोनों वेव्स का सुपरपोजिशन था। वेयर द फर्स्ट टर्म क्या थी हमारी? फर्स्ट टर्म थी e टू द पावर आइटा डॉट KR और ये सेकंड टर्म है F थीटा e टू द पावर आइटा K डॉट R अपॉन R। तो वेयर द फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट्स द प्लेन वेव ट्रेवलिंग अलोंग द Z एक्सिस टुवर्ड्स द स्कैटरिंग सेंटर, यानी ओरिजिन जो हमारा है स्कैटरिंग सेंटर जहाँ प्रोटॉन्स है हमारे जो जिनकी वजह से स्कैटरिंग होगी न्यूट्रॉन्स की। एंड द सेकंड टर्म रिप्रेजेंट्स एन आउटगोइंग स्कैटर्ड स्फेरिकल वेव। सेंटर से जब इस वेव स्कैटर होगी तो वो स्फेरिकल वेव शेप वेव की फॉर्म में स्कैटर होती है। द फैक्टर F थीटा इज द एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड वेव इन द डायरेक्शन थीटा विद रेस्पेक्ट टू द इंसिडेंट बीम। इंसिडेंट बीम के रेस्पेक्ट में किस एंगल पर कितना स्कैटरिंग वेव का एम्पलीट्यूड होगा उसको ये रिप्रेजेंट करेगा। द टोटल वेव फंक्शन ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल्स में बी एक्सप्रेस्ड एज, जो हमारा टोटल वेव फंक्शन है जो हमने इक्वेशन 4 में रिप्रेजेंट किया है उसको हम लीजेंडर पॉलिनोमियल की फॉर्म में इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इक्वेशन, इस तरह की इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। साई R थीटा इज इक्वल टू सिग्मा L फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी AL K UL R अपॉन R PL cos थीटा। यहाँ जो K है ये वेव नंबर कहलाता है या प्रोपगेशन वेक्टर, और यूनिट वेक्टर K डॉट यूनिट वेक्टर R ये cos थीटा के इक्वल होता है। इन द पार्शियल वेव प्रोसीजर द इंसिडेंट प्लेन वेव, जो इंसिडेंट प्लेन वेव थी हमने उसको किस फॉर्म में लिया था e टू द पावर आइटा K डॉट R इज एक्सपेंडेड मैथमेटिकली इन टर्म्स ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल्स एंड बेसल फंक्शन। इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं इन पार्शियल वेव प्रोसीजर में लीजेंडर पॉलिनोमियल और बेसल फंक्शन की फॉर्म में। इस तरह से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। साई इंसिडेंट वेव is equal to e to the power iota K dot R is equal to sigma L from 0 to infinity iota to the power L into 2L plus 1 into JL KR plus into PL cos theta। यहाँ जो ये JL KR है ये स्फेरिकल बेसल फंक्शन है और PL cos थीटा ये लीजेंडर पॉलिनोमियल्स ऑफ ऑर्डर L कहलाता है। यहाँ पर जो L है एक इंटीजर है, इसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। L इज एन इंटीजर रिप्रेजेंटिंग वेरियस पार्शियल वेव्स। दिस टाइप ऑफ वेव फंक्शन इज टर्म्ड एज पार्शियल वेव फंक्शन। इसको हम इस तरह के वेव फंक्शन को पार्शियल वेव फंक्शन भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है हमारा F थीटा, इसको भी हम लीजेंडर पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। F थीटा इज इक्वल टू सिग्मा L फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी FL PL cos थीटा। अब जो हमारी इक्वेशन 3 थी
आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, उसमें आप देख सकते हैं इक्वेशन 3 थी हमारी ULR इज इक्वल टू, जो हमारा सॉल्यूशन था रेडियल श्रोडिंगर इक्वेशन जो हमने से मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से ऑब्टेन की थी, उसका जो सॉल्यूशन था असिम्प्टोटिक सॉल्यूशन वो ULR इज इक्वल टू साइन KR माइनस L पाई बाई 2 प्लस डेल्टा L था। उसको हम अगर हम साइन को हम इस फॉर्म साइन थीटा को हम लिख सकते हैं ई टू द पावर आइटा थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आइटा थीटा अपॉन ट्वाइस आइटा, इस फॉर्म में साइन थीटा को लिख सकते हैं। उसी को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया, ULR इज इक्वल टू ई टू द पावर आइटा KR माइनस L पाई बाई 2 प्लस डेल्टा L माइनस ई टू द पावर माइनस आइटा KR माइनस L पाई बाई 2 प्लस डेल्टा L अपॉन ट्वाइस आइटा। इस फॉर्म में भी हम इक्वेशन 3 को लिख सकते हैं। जो स्फेरिकल बेसल फंक्शन होता है उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं JL KR इज इक्वल टू साइन KR माइनस L पाई बाई 2 अपॉन KR, और चूंकि इसको ये थीटा मान लें अगर इसको, तो साइन थीटा को इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस आइटा थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आइटा थीटा अपॉन ट्वाइस आइटा। तो वही चीज़ यहाँ इस साइन थीटा साइन को इस एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख लिया है ई टू द पावर आइटा KR माइनस L पाई बाई 2 माइनस ई टू द पावर माइनस आइटा KR माइनस L पाई बाई 2 अपॉन ट्वाइस आइटा KR। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारी इक्वेशंस हैं 5, 6, 7, 8, 9, इन सभी इक्वेशंस की वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 4 क्या थी हमारी, टोटल वेव फंक्शन, जिसमें इंसिडेंट पार्ट था और स्कैटर्ड पार्ट, स्कैटर्ड वेव थी, इंसिडेंट वेव थी, उसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करने पर जो टोटल वेव फंक्शन है वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं उसको, और ये इंसिडेंट वेव, ये स्कैटर्ड वेव। अब यहाँ पर ये ULR की वैल्यू हमने निकाली थी, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। PL cos थीटा इज इक्वल टू ई टू द पावर आइटा KR की ये वैल्यू है, और F थीटा की वैल्यू लीजेंडर पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में ये वैल्यू है। तो ये सारी वैल्यूज इसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर दी हैं इक्वेशन 4 में। तो इक्वेशन 4 में सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो हमारी एक्सप्रेशन है वो ये आती है, इसको हमने इक्वेशन नंबर नाम दे दिया 10। अब इसी क्वेश्चन में हम जो ई टू द पावर माइनस आयोटा KR के जो कोफिशिएंट्स हैं ऑन बोथ साइड्स, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये इक्वल टू के बाद ये राइट हैंड साइड मान लें, तो ये दोनों साइड्स के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम इक्वेट करेंगे। तो देखिए ई टू द पावर माइनस आयोटा KR कहाँ आ रहा है, ई टू द पावर माइनस आयोटा KR, इसका कोफिशिएंट इस साइड से निकालेंगे, और राइट हैंड साइड में ई टू द पावर माइनस आयोटा KR यहाँ पर है, तो इधर से कोफिशिएंट निकालेंगे। तो दोनों साइड्स के कोफिशिएंट को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये इक्वेशन आती है हमारी AL के ई टू द पावर आयोटा L पाई बाई 2 माइनस डेल्टा L PL cos थीटा अपॉन ट्वाइस आयोटा R इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड का कोफिशिएंट हो जाएगा 2L प्लस 1 आयोटा टू द पावर L ई टू द पावर आयोटा L पाई बाई 2 PL cos थीटा अपॉन ट्वाइस आयोटा KR। आप एक रफ पेपर लेकर ये इक्वेशन लिखें पहले, और इसमें कोफिशिएंट को सेपरेट करें ई टू द पावर माइनस आयोटा KR के, तो आपको यही एक्सप्रेशन मिलेगी। इसके बाद यहाँ से इसमें कुछ वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, जैसे PL cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस आयोटा R कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारी ALK की वैल्यू आएगी वो ALK इज इक्वल टू 2L प्लस 1 अपॉन K आयोटा टू द पावर L
ई टू द पावर आयोटा डेल्टा एल, ये इक्वेशन हमको मिल जाएगी। इसको हमने इक्वेशन नंबर दे दिया 11। इसी तरह से हम जो हमारी इक्वेशन 10 थी उसमें ई टू द पावर आयोटा के आर के कोफिशिएंट्स भी हम कंपेयर करेंगे, दोनों साइड्स के इक्वेट करेंगे। जैसे हमने ई टू द पावर माइनस आयोटा के आर का किया, उससे ये वैल्यू इक्वेशन मिली हमें। ई टू द पावर आयोटा के आर के कोफिशिएंट्स को सेपरेट करेंगे तो हमको ये एक्सप्रेशन मिलेगी, ए एल के ई टू द पावर आयोटा माइनस एल पाई बाई 2 प्लस डेल्टा एल पी एल कॉस थीटा अपॉन ट्वाइस आयोटा आर इज इक्वल टू 2l प्लस 1 आई टू द पावर एल ई टू द पावर माइनस आयोटा 2 एल पाई बाई 2 पी एल कॉस थीटा अपॉन ट्वाइस आयोटा के आर प्लस एफ एल अपॉन आर पी एल कॉस थीटा। फिर अगर हम सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन जो 10 है उसको एक पेपर पर लिखें और फिर कोफिशिएंट को सेपरेट करें तो आपको क्लियर होगा कि हमें ई टू द पावर माइनस आयोटा के आर के कोफिशिएंट्स कंपेयर करने पर क्या मिलता है और ई टू द पावर आयोटा के आर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने के बाद क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।